अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। क्वींस पार्क का टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। क्वींस पार्क ओवल में दूसरा टेस्ट जिसका आज डे 2 है। सो हमारी एनालिसिस आज होंगी इस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट मैच की एंड बहुत सारी हमने बातें करनी है। बट जस्ट टू बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा आपको सिचुएशन अभी मैच की बता देते हैं, क्योंकि अगर स्कोर कार्ड हम देखें तो स्कोर कार्ड पे वेस्ट इंडीज़ इज़ 239 for 5, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्कोर देखा है तो आपने आधा हिस्सा मिस कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान ने इन द मिडल ऑफ द डे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। स्पिनर्स ने प्रेशर बिल्ड किया, ही हैड सक्सेसफुल रिव्यूज़, लेकिन आखिरी सेशन पे जस्टिन रीव्स और ऑस्टिन चेस ने मोमेंटम पूरी तरह वेस्ट इंडीज़ की तरफ शिफ्ट कर दिया। बस सो टुडेज़ क्वेश्चन इज़, अच्छा स्कोर कार्ड पे भी जल्दी से मैं क्विक रन थ्रू कर लेती हूँ। जस्टिन रीव्स के 64, ब्रैंडन किंग 46, ऑस्टिन चेस 36। पाकिस्तानी बॉलर्स में मोहम्मद अली ने 2 विकेट्स ली, अली उस्मान, साजिद खान एंड उबैद शाह टोक 1-1 ईच। सो दिस इज द करंट पार्टनरशिप ऑफ 66 रन। सही है। तो आज पर हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या आखिरी सेशन में मैच छोड़ लिया या फिर वेस्ट इंडीज़ से बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक की। एंड द बिग क्वेश्चन, व्हाई वाज मोहम्मद अब्बास ड्रॉप्ड। ये सब बातें हम अपने एनालिस्ट से करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। आई हैव टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले चले सिको आज आपसे शुरू करते हैं। चले आप तो पहले हम पूरा टीम टॉस, टीम कॉम्बिनेशन, पिच, सबसे पहले तो ये कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का डिसीजन, डू यू थिंक इट वाज अ बोल्ड डिसीजन और अननेसेसरी गैम्बल? यार देखो, एक तो मैं वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रेटजी की तारीफ़ ही करूँगा। तारीफ़ क्या करूँ, मतलब है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने पेसर्स को कैसे खेला था। उन्होंने इतनी टर्निंग, मुझे लगता है उन्होंने इंडस्ट्रियल फ़ैन लगा लिए थे। और पहला ओवर जब उस्मान ने कराया तो तीसरी बॉल थी जो इतना बड़ा ब्रेक हुआ, नया गेंद इतना बड़ा ब्रेक हुआ। मैं कह लो जी, इंडस्ट्रियल फैंस वहाँ पर भी लग गए। तो उन्होंने पिच थोड़ी सी, वैसे तो पोर्ट ऑफ स्पेन की हमेशा से टर्निंग ट्रैक रहा है, तो उन्होंने वो पिच इसी तरह बनाई थी, फ्लैट बिल्कुल मिट्टी वाली विकेट लग रही है, जो कि तीसरे चौथे दिन पता नहीं क्या होने वाला है उस पिच के ऊपर। बड़ा मज़ा आना है कि मतलब बड़े बड़े स्पिन होगा गेंद का। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये कंडीशंस अब्बास को सूट नहीं करती। अब ये एक अलमिया है उस बेचारे अब्बास के साथ कि सबसे अच्छी गेंद, नई गेंद वो करता है, बड़ी अच्छी स्पॉट पे करता है। देखिए, नया गेंद का यूटिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नया गेंद आके बहुत तेज़ करा के दाएं बाएं से गुजार दें, सर के ऊपर से गुजार दें और 2 4 5 चौके खा लें, जैसे कि उबैद ने काफ़ी हैवी रन उसने दिए। उसकी एवरेज बड़ी जो रन देने की जो औसत है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो काम नहीं आती विकेट टू विकेट गेंद करानी। मैंने पहले भी उनसे कहा था, जो यही सेलेक्टर थे वहाँ पे, आकिब भी थे, अलीमदार भी थे, सरफराज भी थे, अजहर भी थे और आपके असद शफीक भी थे। मैंने उनको कहा कि वेयर इज़ अब्बास। उन्होंने कहा अब्बास जो है वो बस उसकी पेस कुछ नहीं है, बस वो बाहर कहीं तेज़ विकटों के ऊपर वो गेंद करा सकते हैं। मैं कहा यार, सबसे अच्छी नया गेंद वो करता था। खैर एनीवे, उसको वहाँ से तो उस टीम में उसको रखना चाहते ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि इतने अच्छा नया बॉल करने वाला बंदा आपने उसको ड्रॉप किया। तो बड़ी स्ट्रेंज किस्म की टीम, हमने जो कल टीम बताई थी उसके अंदर हमें नहीं पता था कि कंडीशंस वहाँ पे इतनी स्पिनिंग ट्रैक्स बन गए। तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस है। मुझे अकेले को नहीं है, पूरे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर कोई यही बात कर रहा है कि अब्बास को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं, जो उसने इतनी अच्छी खासी विकटें दी और इतने ज़बरदस्त गेंदें करता है। तो आई फील सॉरी फॉर हिम। राशिद भाई, आपने अब पिच जो अभी देखी है एंड वी वेंट विद 3 स्पिनर्स, तो डे 1 के बाद आपको ये फैसला क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो ये डिसीजन बनाई है जो जस्टिफाई कर रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद इस सर्फिस में अब्बास एक्चुअली डेंजरस हो सकते थे? देखिए, जब टेस्ट मैच खेला जाता है तो आप गेम का प्लान पूरा बनाते हैं कि हम किस तरह से टेस्ट मैच खेलेंगे। बैटिंग अलग होती है, जब आपकी वीक बैटिंग होती है ना तो आप एक बैट्समैन ऐड कर देते हो डर कर, जिस तरह से इस पहले इनिंग्स में कि आपने इस टेस्ट मैच में किया। अब्बास का ये है कि देखिए, आपने पुराने स्टेटमेंट अगर देखते हैं सिलेक्शन कमेटी में कि अब हमारे सिलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम MVP के थ्रू, जो कि डेटा के थ्रू, हम प्लेयर को वहीं से घर से बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे। MVP मतलब कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं, तो वो कल हमने देखा कि लाहौर से बैठ के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को बाहर कर दिया गया। तो जो टीम बनती है, मुझे हैरत इस बात की कि सरफराज भी हैं, असद शफीक हैं, कैप्टन बाबर आजम है, इन्होंने मान कैसे लिया? आप मान कैसे सकते हो? जब भी मैं बार बार कहता हूँ कि 17 टेस्ट मैच में 13 ऐसे ही नहीं हार गए हम लोग। इन लोगों की ये एक्ट है जो कि कंट्री के ख़िलाफ़ चला जाता है कभी कभार, जिससे क्रिकेट टीम को नुकसान हो रहा है। और कल का जो डिसीजन है, वहाँ पे क्या होता है, अब्बास अगर बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, विकेट टू स्टम्प बॉलिंग करेंगे, रन्स कम बनेंगे।
और वहाँ पे चांसेस होते हैं आउट करने के, जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट में किया। और जब चांस बनते हैं, रन कम देते हैं, तो आपके पास 2 स्पिनर्स हैं, एक साजिद और दूसरा अली उस्मान है, एक एंड से वो कर रहे होते, तो क्या आपके रन बनने की तादाद वो कम हो जाती। सिक्कू भाई ने अभी उबैद की बात की, 5.6 से या 5.9 से 9 ओवर में 54 रन दिए उन्होंने। अब पूरा गेम चेंज ही उन्होंने किया, 120 पे 4 आउट हो गए, इसका मतलब 200 पे आउट करें ना आप। अब वो आते हैं, चौके खा जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको मज़ा नहीं आता, फिर आपका मैच ही ख़राब हो जाता है। पहले टेस्ट में सेम मिस्टेक आपने की, या तो इनको पता नहीं या जानबूझ के ये कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आमिर जमाल वहाँ बनता ही नहीं था। जो तेज़ बॉलर है ना, 3 स्टम्प में बॉल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है या साउथ अफ्रीका नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़ की पिचेस भी हमारी तरह विद इन द स्टम्प्स आएँ, बॉलिंग करें और आप विकेट्स लें या तो कंटेन कर लें। वहाँ पे वो खेलते हैं 15 ओवर में 81 रन पहली इनिंग में देते हैं, ऐसी पिच पे जो कि बॉलर की पिच थी। दूसरी इनिंग में भी कुछ ओवर्स किए उन्होंने और उसमें 31 रन दिए। 120 रन में पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। तो 2 बॉलर्स को देखें, दोनों ने मिल के आपको मैच से बाहर तो यही निकलवा रहे। जो आपका डिसीजन है ऐसे बॉलर को खिलाने का जो कि उन पिचेस के लिए साजगार नहीं है, तो जो आपके लिए बेहतर बॉलर था अब्बास, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। यही नहीं हुआ, उनके साथ तो पहले भी हुआ, 2021 में ड्रॉप किया, मोहम्मद अली को लेके आए थे, हसन अली को लेके आए थे, हारिस रऊफ को लेके आए थे, ये 3-4 फास्ट बॉलर आए थे। उसके बाद काशिफ अली खेले और भी खेले जी। लेकिन क्या हुआ कि अब्बास के 3 साल और 4 महीने आपने ज़ाया कर दिया। 24 के एंड में, दिसंबर में वो साउथ अफ्रीका वापस आते हैं, जहाँ पे उन्होंने दिसंबर और जनवरी में खेले, आउट किए उन्होंने, और दोबारा से उनकी गाड़ी चल पड़ी थी। पाकिस्तान तो हार रहा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, एक ही प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान का कौन है? वो अब्बास है। आपने उसको ही टारगेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से सरफराज का डिसीजन है या बाबर का या लाहौर में बैठे हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोगों का डिसीजन है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ डिसीजन है। जी बिल्कुल, और जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे ना, अच्छी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसके लिए। एंड अहमद, आई मीन इट इज़ यू नो एक ट्रेजेडी है, दैट्स ऑल आई कैन से। अब्बास वाज इन गुड निक, इतनी अच्छी उन्हें परफॉर्मेंस दिखाई फर्स्ट टेस्ट में भी, उसके बावजूद आपने उनको ड्रॉप कर दिया। हाँ, डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? हाँ, मैं इस पे भी कर लेता हूँ और भी कर लेता हूँ। फिर हम मैच पे आएंगे, प्रॉमिस। हाँ, तो बस देखिए, ये गलत बात है। इस तरह आपका क्या डीमोटिवेट होता है एक प्लेयर को। आप अभी नहीं, सर राशिद भाई ने कहा कि पहले से आप उसके साथ ये कर रहे हैं और वो हमेशा से आके परफॉर्मेंस कर रहा है, प्रोफेशनल इंसान है। हर किस्म के ट्रैक के ऊपर वो जब काउंटी खेलने जाता है, बीच में फ्लैट ट्रैक्स भी आते हैं, वहां पे भी वो आउट करता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ ही शायद नहीं है, यही तो मसला है कि जिस तरह राशिद भाई ने भी बात बताई है कि लाहौर में बैठे हुए लोग जो हैं डिसीजन ले लेते हैं, ना उनको कुछ पता है ना कुछ। और फिर जो वहाँ पे भी आपका कोचिंग स्टाफ है, सरफराज अहमद है, असद शफीक है, वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है और वो भी डिसीजन मेकर है, और वो फिर इस तरह के डिसीजन लेते हैं जो पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो है ना मैचेस हारता है या बैकफुट पे होता है। तो 2 स्पिनर खिलाए, ये तो ठीक है, लेकिन आप आप कुछ और कर सकते थे, कोई और, किसी और को निकाल, फुलम शहजाद को निकाल के आप उसको ले आते, एक और निकाल के आप स्पिनर डाल लेते। ये चीजें आप जरूर कर सकते थे, लेकिन आप परफॉर्मर को ही बाहर निकाल देते हैं। ऑलरेडी आपकी टीम में परफॉर्मर है कोई नहीं, फिर तो जब आप परफॉर्मर को भी बाहर निकाल देते हैं, फिर आपकी कैप्टनसी भी ऊपर से इस तरह होती है कि शुरू के अंदर ही आप डिफेंसिव माइंडसेट से जाते हैं। आपने खुली छोड़ी होती है स्लिपें, एक स्लिप लगती है, वहां कोई फील्डर नहीं, दूसरी स्लिप लगती है, वहां कोई फील्डर, 3 स्लिप एंड में तो हाथ जोड़ दिए मोहम्मद अली ने कि ना मामूल आके आप लोग कैच पकड़ रहे हैं स्लिप के अंदर, ना ही फील्डर लेके दे रहे हैं मुझे, मैं किधर जाऊं। मुश्किल होता है। देखें, पहला घंटा अगर आप बद्री को भी सुनेंगे तो वो बोल रहा था कि पहला घंटा यहाँ बॉल चलेगा, तो वहां पे 2 स्लिपों के साथ नहीं, बॉल निकल रहा था, बाउंस हो रहा था, 3 स्लिपों के साथ जाना चाहिए था। लेकिन ये किसको कहें और क्या कहें। बाबर आजम का भी कितना ही कसूर है, क्योंकि बाबर आजम ने तो सारी चीजें हमें दिखा दी थी अपने पिछले कैप्टनसी के टेन्योर पे। तो ये तो बनाने वालों का, किसने कहा था फातिमा, मिसबाहुल हक बड़ी तारीफ करते रहते कैप्टनसी की, उनको लगता है कि वो T20 में भी अभी कप्तानी कर सकता है, उनको ये लगता है, ये विजन है उनका। और फिर आप देखें, आकिब जवेद साहब ने भी आके बोला था जी कि वसीम अकरम भी आए थे तो बड़ा कुछ सीख के आए थे। आपको लग रहा है इन चीजों से कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, तो ये बाबर आजम का कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम हिम, ब्लेम उनको करें जिन्होंने उनको बनाया है।
और किस वजूहात पे बनाया, इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि क्या ये इनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई लास्ट टाइम कप्तानी से जब इनको निकाला, या तो वजह ये थी कि वो जो क्रिटिसिज्म है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि उनसे चीजें उस पर भी चले जाएं। तो ये अवाम के लिए ये सवाल है, इसको छोड़ देते हैं। और जिस तरह के डिसीजंस ओवर द इयर्स लिए जा रहे हैं हमारी क्रिकेट के अंदर, आप देख लीजिए कि आप टेस्ट मैच हारते हैं बांग्लादेश से तो आप जो है ना व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट करा देते हैं साथ, पाकिस्तान का तकदीरें बदलनी थी उसको जो है ना आपने बिल्कुल हटा के रख दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि फिर आप व्हाइट वॉश होते हैं, फिर गैरी कर्स्टन आते हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, ठीक कर रहे थे, वो कोच थे, वो क्यों बात मानेंगे, उनका काम था, उसको आपने निकाल दिया। बाबर को आपने हटाया, निकाला, हटाया, अब फिर जो है ना आप उनको लेके आ गए हैं। शाहीन अफरीदी T20 के कप्तान बनते थे, आपने उनको वनडे का करा दिया। फिर आपके जो आकिब जवेद साहब हैं वो आके कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कम खेलते हैं, इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस नीचे है। फिर आप T20 की NOCs भी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आप जो है ना ये उस ऐसे इंसान को कोच बनाते थे जो फॉर्मूला आपका ऑलरेडी फेल हो गया था, सरफराज का आपने जो मिसबाउल हक का देखा था। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो ये मान जाना चाहिए, ये टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये जीते हैं हारे, लेकिन ये अब आपको यहाँ पे भी मान जाना चाहिए कि आप सिर्फ फेस कवरिंग करते हैं BCD टीम्स बुला के। अगर 8वीं टीम्स के अगेंस्ट भी आपको ये बयान देना पड़े कि हम एक भी मैच जीत जाए तो बहुत है, तो मान लें कि क्रिकेट का सिस्टम भी आपका कोलैप्स करके है। So West Indies ने today they did show a lot of patience. We saw sweep, singles, strike rotation, बैटिंग कर रहे थे, but आप लोगों को सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया? I'll ask my guest after a short break. Welcome back after the break. Sikandar, let's talk about Pakistan bowling. थोड़ा break down करें सबको. Let's start with मोहम्मद अली जिन्हें 2 wickets ली. We saw good lengths by the way, और उनको पुरानी बॉल से breakthroughs भी मिला. But what do you think about his bowling? मोहम्मद अली ने अच्छी गेंद की, और एक जगह तो जब उनकी स्लिप में से 2-3 दफ़ा गेंदें गई तो उन्होंने खड़े होकर जाकर बाबर को बताया। आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तस्वीरें आई हुई हैं कि वो बाबर को बता रहे हैं भाई इधर खड़े करो फील्डिंग। मुझे इतनी मतलब लोगों ने बड़ा उस पर खिंचाई की है और मजाक उड़ाया कि जब बाबर इज़ अ वेरी सीनियर कैप्टन, सीनियर प्लेयर, आप उसको जाकर, वो यूँ खड़े हुए थे, बाबर सुन रहे थे उनको और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे भाई स्लिप, थर्ड स्लिप ले लो, वहाँ पे क्यों नहीं ले रहे आप। तो वो एक अजीब सी चीज़ लगी। मगर राशिद कल एक बात हो गई जो मैंने कही थी कल, अगर क्या हो गई? आगा से उन्होंने ओवर करा दिया आखिरी वाला। मैं आप ही सुन रहे हो। मुझे लगता है यहाँ से सब डायरेक्ट मैंने ये कहा था कि भाई पोर्ट ऑफ स्पेन, अब उस बेचारे को एक ही ओवर कराया और उसमें इनसाइड एज होते हुए वो चेस आउट होते होते रह गया। तो खैर एनीवे, लेट्स आल्सो डू साजिद खान। मगर साजिद खान उन्होंने अच्छी गेंदें की, स्पिन हो रहा है, मगर ये पहला दिन है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें कितना फ़र्क आता है। और उबैद की बात उन्होंने कर दी, उसका 6.22 के एवरेज से वो यानी कि 6 रन दे रहे हैं, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं। बिल्कुल उसने राशिद ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप नया बॉल विद इन द स्टंप्स करते हैं, रन्स कम बनते हैं, वहीं से आउट होने का चांस होता है। तो वो जो है ना थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनको कट लग गए उबैद को। ठीक है, प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, सब कुछ है, मगर ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से उसको अब्बास को देना चाहिए था, खिलाना चाहिए। तो बाकी अदरवाइज सब ने ठीक बॉलिंग की है, मगर सेकंड इनिंग जो होगी ना बहुत मज़ा आएगा स्पिनर्स को देखते हुए। मगर इन पिचेस के ऊपर तेज़ बॉलर का भी कभी कभार गेंद ऊपर नीचे होता है, तो ये पिच बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पाकिस्तान ने सेकंड बैटिंग करनी है दोबारा। and you know I felt like वेचा की थोड़ी I don't know but मुझे लग रहा था कि ओवर पिच डिलीवरीज थी, बट स्पीड भी मैंने देखा कि जो फाइनल स्पेल में थोड़ी उनकी कम हो गई थी। बट एनीवे आशिफ भाई, हम लोग थोड़े से अब बात कर लेते हैं, जैसे फील्ड प्लेसमेंट की लोग बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये भी कि थोड़े डिफ़िकल्ट फेजेस में मुझे फील हुआ कि बाबर ने ये जो डेब्यूटेंट्स हैं उनको यूज़ किया, एंड आई फेल्ट लाइक मे बी वो was not the right time for him. I don't know अगर आपने ये बात ऑब्जर्व की है। डेब्यू कराना अच्छी बात है कि आप अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को टेस्ट कैप दे रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए। टेस्ट कैप बहुत वैल्यूबल होते हैं और उस टाइम आप दे रहे हैं जब आप हारे जा रहे हैं, तो उसका टाइम आएगा अभी जब आप देंगे ना, जब यंगस्टर को देंगे। उनकी परफॉर्मेंस इनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये शायद टाइम ऐसा नहीं था। अब बात की जगह कुर्बानी नहीं दे सकते थे आप फील्ड प्लेसिंग की बात की तो खुशी हुई इस बात की कि जो 9 नंबर पे हमारी टीम है ना, उसके मुताबिक कल हम लोग ने फील्डिंग की है, कप्तानी भी बिल्कुल वैसे ही की है, बिल्कुल इक्वल कर दिया कि हमारी टीम इसी नंबर पे है। मिड ऑफ पे बॉल जा रही हो या लॉन्ग ऑन पे बॉल गई है या कहीं पे भी गई है, डाइव किस तरह से मारी जाती है कोई आइडिया नहीं है।
और हाथों से बॉल निकली है। देखिए टेस्ट मैच का पहला दिन, पहला सेशन, चलो बारिश हो गई थोड़ी बहुत, दूसरा सेशन आपके हाथ में बॉल नहीं आ रही है ऐसी पिचेस पे। देखिए हम लोग ग्रीन पिचेस पे खेले हैं, डोमेस्टिक खेले हुए हैं, ग्रेस से भी खेले हैं, ड्यूक से भी खेले हैं। जब ग्रीन पिच होती है ना, उसमें जब स्लिप लगती है ना, कॉर्ड बेंड ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट स्लिप एंड सेकंड स्लिप में बॉल ज़्यादा जाती है, मूवमेंट उसकी सीम की ऐसी होती है कि वो जाती है। जब हार्ड हो जाती है, जैसे या कल की पिच पोर्ट ऑफ स्पेन की है, ये पिचेज है, इसमें चांसेस कम होते हैं कि फर्स्ट सेकंड स्लिप में बॉल जाए। तो आप थोड़ा विकेट कीपर जो होता है ना, वो आपको फील्ड प्लेसिंग करता है कि वाइडर कर देता है, फर्स्ट स्लिप को सेकंड थर्ड में चली जाती है, थर्ड फोर्थ में चली जाती है। ज़्यादातर बॉल थर्ड स्लिप और गली में बॉल जाती है ऐसी पिचेस पे जब आप खेल रहे होते हैं, हम थोड़ी सी मूवमेंट के ऊपर। अहमद बैट्समैन है, उनको भी आइडिया होगा कि स्विमिंग पिच और ऐसी थोड़ा सा बाउंस हो या थोड़ी सी फ्लैट पिच हो, वहाँ पे बल्ले पे लग के बॉल कहाँ जाती है, ये कॉमन सेंस है। ये मोस्ट वैल्यूबल जो प्लेयर्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं डेटा पे, ये डेटा पे हो ही नहीं सकते जब तक आपने ये प्रैक्टिस ना की हो, इस पे रिसर्च ना की हो कि बॉल का एंगल क्या होगा, कहाँ बॉल पड़ के कहाँ जा सकती है। तो वो कप्तान या वो सेटअप जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठा है वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैराशूट पे आया होता है। जो क्रिकेट है ना, अब साइंटिफिक वे में जा चुकी है। आप वही 1901 वाली क्रिकेट खेल रहे हो कि 2 स्लिप 3 स्लिप बीच में गैप छोड़ दिया, और वही चीज़ वेस्ट इंडीज़ भी गलतियां कर रहा है। जो शान मसूद की हम बात कर रहे थे, सेम चीज़ की है उन्होंने भी। लेकिन कल देख के थोड़ी सी खुशी हुई कि 9 नंबर की टीम जिस तरह से खेलती है एग्जैक्ट वैसे ही खेले, ना फील्डिंग कर पाए ना फील्ड प्लेसिंग कर पाए। तो 9 नंबर पे आए इसीलिए ना कि हमारे पॉइंट्स कम हो गए, वो जो नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट अहमद, आई मीन बिल्कुल, आई थिंक राशिद भाई की बात को आगे लेकर जाते, ग्रीव्स भी जब सेट हो गया था, यू नो, तो क्लोज कैचेस हमें कम नजर आए। आई मीन आई फेल्ट लाइक पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ विकेट के मूड में नहीं था, वो तो विकेट बचाने के मूड में लग रहा था। हम थोड़ी सी रिएक्टिव कैप्टनसी डिसीजंस आप कह सकते हैं कि जहां बॉल गया वहां पे फील्डर लाके खड़ा कर दिया, ना कि खुद पहले से एज्यूम किया कि अच्छा ये हो रहा है। जिस तरह राशिद भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, स्लो पिच पे कहाँ स्लिप्स होती हैं, तेज पिच हो तो स्लिप कहाँ लगती है, स्लो पिच पे डीप पिच। फिर आप देखें कि इजी सिंगल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, नया बल्लेबाज आता है, क्लोजिंग फील्डर ले लेते हैं, लेकिन मिडॉन जो है ना पीछे रखा होता है। तो वहां पे मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, देखिए बुरा लगता है एक ही प्लेयर को आप बार बार जो है ना यूज। अब मुझे लगता है बाबर आजम को यूज किया जा रहा है, और बाबर आजम भी कोई बच्चे नहीं है, उनको पता था कि यही सब होना है, और उन्होंने ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी 9वें नंबर की टीम की कप्तानी लेना जो है ना उसको माना है। उनको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, और उनको सूट करता था ये सिलेक्शन कमेटी को, क्रिकेट बोर्ड को ये सूट करता था कि बाबर आजम बन जाए। अब देखे ना कि कम से कम डाइवर्जन तो आ गई है ना, आधी अवाम जो है वो बाबर आजम पे क्रिटिसाइज कर रही है गंदी परफॉर्मेंस का, और आधी अवाम जो है सिलेक्शन पे कह रही है कि ये क्या हुआ है। लेकिन हर चीज के अंदर अब बाबर आजम आपको नजर आएंगे, और बाबर आजम को ये पता था कि ये होगा, और उसके बाद फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी अफेक्ट होती हैं। फिर वो कहते हैं कि जी टीम हारी, जी ठीक है, टीम पहले भी आ रही थी, शान मसूद की कप्तानी में भी आ रही थी। आप कहते हैं कि डिसिप्लिन को जो है ना आपकी मेन प्रायोरिटी है, फिर आप टेल को एक्सपोज कर देते हैं, सिंगलें नहीं लेते, फिर आप तीसरी स्लिप लेते नहीं है जहाँ पे बाउंस हो रहा हो, ठीक है जी, आपके बॉलर स्लिपें लगवाई जा रहे हैं, आप नहीं रहे हैं, फिर आप कैच भी छोड़ी जाते हैं, फिर आप मिडॉन पे खुले सिंगल भी दे देते हैं। तो बात तो फिर आप पे होगी, कोई जाहिर बात है कि वो ग्राउंड के अंदर आप ही लीडर है, इसी वजह से तो आपको कप्तान बनाया गया। कोई इस वजह से कप्तान नहीं बनाया गया था कि आपने कोई बड़े आउटस्टैंडिंग जो रिजल्ट्स हैं ना अपनी कप्तानी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर आपने प्रोड्यूस किए थे, आप कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे। पहले भी आपने कुछ नहीं किया था, और अभी तक जो 1.5 मैच हुआ है, 1.5 मैच भी पूरा नहीं हुआ आपको कप्तानी करते हुए। आपकी कप्तानी बिल्कुल नील नजर आ रही है, और पता नहीं कि क्या सोच के ये डिसीजन लिया है। तो इनका कसूर नहीं है, इनको कुछ कहने का, बाबर आजम को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। वो लोगों को ढूंढे हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले पीछे, जो ये कह रहे थे कि बाबर आजम में बहुत कुछ है अभी कप्तानी के अंदर, टेस्ट भी कर सकते हैं, T20 की भी कर सकते हैं, फलाने की भी कर सकते हैं। ये उनको पकड़े, उनसे पूछें कि इसके पीछे क्या मसलियत थी कि आपने जो है ना 3 दफा एक कप्तान को निकाला और 4थी दफा फिर बना दिया। तो उन लोगों से पूछें, वो लोगों ने डाइवर्जन लगाई है, और ये है कुछ नहीं। सो आने का बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की, और हमें भी दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। या तो हमें आके आप बोल देना
कि यार बस यार बड़ाई मेहरबानी, हमारी सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्रिकेट भी कोलैप्स कर गई है, ताकि हम भी उसके हिसाब से बात करें। कहते हैं आप ये है कि आप नंबर 1 टीम है, आपके साथ ज्यादती हो रही है। मैं पहली दफा जिंदगी के अंदर देख रहा हूँ कि 8वें नंबर वाली टीम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 8वें नंबर की है। इसी तरह आपके प्लेयर्स मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पेस गिर जाती है। आपके प्लेयर्स रुकते नहीं है या डोमेस्टिक जाने के लिए इतने स्टबन है, वो डोमेस्टिक जाने के लिए तैयार नहीं होते। 7.5-8 लाख रुपए आपको मैच फीस करनी पड़ी है उनको डोमेस्टिक के लिए आपको लेके जाने का। आपका कंट्रोल ही नहीं है प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स को पता है कि हम ही हम हैं, हमारे पीछे है कोई नहीं। अब प्लेयर्स ने इनफ एक्सपीरियंस कमा लिया, पैसा कमा लिया, वो कहते हैं कि हमें निकाल भी दे तो खैर है, हम लीगें 2-3 साल खेल के अब ज्यादा पैसा कमा लेंगे। उन्हें पता है कि उनकी क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल ही रह गई है, तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि अगर अब इन्होंने हमें निकालना भी है तो हम निकाल दें, हमारा काम पूरा हो गया है, जितना नाम हमने बना लिए, हम जाके 6-8 लीगें खेल लेंगे और वो पैसा कवर कर लेंगे। तो ये तमाम चीजें क्रिकेट बोर्ड की हैं, और ये जो 2 साल 2.5 साल से सेटअप है, ये आकिब जवेद साहब आके संभाल रहे हैं, ये उनसे सवाल करें। फिर जो बैटिंग कंसल्टेंट है, जो टेक्निक ही ठीक नहीं करा पा रहे, और 1.5 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया वो क्रिकेट बोर्ड के साथ है, मिसबाउल्ला की, उनसे सवाल करें कि बैटिंग की परफॉर्मेंसेस ये क्या हो रही है। फेसेस, अब फॉर एग्जांपल आप उमर गुल को किस चीज का ब्लेम करेंगे? उमर गुल को आप यही कह सकते हैं कि आप उन्हें बताएं, लेकिन जो पीछे 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं बॉलर्स पे, बैटर्स पे, ये उनसे पूछिए कि क्या काम किया है कि आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो आवर डिबेट इज स्टिल ऑन, और हम लोग डे 1 के पर करेंगे कि कौन हु इज इन अ गुड पोजीशन। पाकिस्तान ऑलरेडी 5 विकेट्स बैक कर ली हैं। डे 2 की एनालिसिस करेंगे, मगर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चले अब डे 2 की एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ 5 विकेट, जैसे मैं आपको पहले बताया था। द पिच इज स्टिल हेल्पिंग बॉलर्स, बट क्या वेस्ट इंडीज़ भी इस गेम में अभी फिलहाल है? इट्स जस्ट डे 1, मगर सिकंदर वेस्ट इंडीज़ वर ऑल्सो, मतलब 170 में स्कोर कार्ड देख रही थी सामने 173 फॉर 5, दे फिनिश्ड एट 239 फॉर 5, सो दे हैव एन अनब्रोकन पार्टनरशिप, दे हैव 5 विकेट्स अवेलेबल। मोमेंटम उनकी भी है, तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। अब डे 2 को पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखो, पाकिस्तान को एक एडवांटेज हुआ है इस पिच की वजह से, वो ये है कि उनके पास 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, रिजवान और आगा, जो इस पिच के पर बहुत अच्छा खेलेंगे। स्वीपें मारना, मतलब है कि वो रिजवान तो फास्ट बॉलर पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रिजवान, बुरा ना मनाए, मगर जो हकीकत है वो जो नज़र आती है, जहाँ गेंद पढ़ के जाता है वो यूं खेल रहे होते हैं। स्पिनर को अच्छा खेलेंगे, आप देखिएगा टांग रख के वो स्वीपें मारेंगे, अपने रन्स बनाएंगे और उनको इजी हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये ज़रूर एडवांटेज हो गया है कि 2 प्लेयर उनके सीनियर प्लेयर, जूनियर्स का तो मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, मैंने उनको इतना गौर से नहीं देखा। इस दफ़ा उनकी जो बैटिंग होगी देखेंगे, वो ज़्यादा देर रुके नहीं। तो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होंगे। मगर पाकिस्तान को इस पिच पे दोबारा टॉस हारना जो है ना, बड़ा मुश्किल उन्होंने उनके लिए क्रिएट कर दी है। वही प्रेशर जो कि बैट्समैनों के ऊपर हमारी बैटिंग लाइनअप सेकंड इनिंग में कभी नहीं किया। डेटा उस दिन निकाला था हमने कि वो हमेशा उनका एवरेज, बल्कि कल मैं कोशिश करूंगा कि वो डेटा निकाल के लाएं कि हम सेकंड इनिंग में कितना करते हैं और कैसे करते हैं, हमारी एवरेजेस क्या हैं सेकंड इनिंग की, तो वो हम निकालते हैं कल, तो वो दिखाएंगे। तो वो बड़ी मज़ेदार नहीं है ना, इतनी वो हैं कि हम दिखाकर खुश होंगे जी हमारे प्लेयर जो है ना सेकंड इनिंग में बहुत ज़बरदस्त करते। तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच अगर फिर वही 250-250 की लीड हुई तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलना है, एक अच्छा स्कोर करना है। तीसरे चौथे दिन ये पिच जो है ना आपको बहुत तंग करेगी, तो इसलिए कल का दिन अगर जब वो आउट करते हैं 5, पाकिस्तान को चाहिए, इनको बैट्समैनों को चाहिए, बैटिंग भी बढ़ा दी गई है, तो लंबा खेलें, एक अच्छा स्कोर करें, कम से कम कोशिश करें 60-70 की लीड लेने की, तो फिर हम इस मैच को बचा सकें शायद। सो व्हाट डिफरेंट शुड बाबर डू इन द मॉर्निंग? कुछ भी नहीं करे, आए वही अटैक करे, एक तरफ से पेस, एक तरफ से स्पिन। ओके, और मेरे हिसाब से तो ठीक है। राशिद भाई से भी पूछेंगे। राशिद भाई, आप भी मैच की सिचुएशन है, अब पाकिस्तान डेस्परेट तो होगा कि सुबह उनको विकेट मिल जाए, मगर क्या हम वेस्ट इंडीज़ को स्टॉप कर सकेंगे बिलो 300? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, पहले दिन हम गलतियां कर जाते हैं। पिछले टेस्ट को हम देखते हैं कि उसमें भी पहले दिन ही आउट हो जाना चाहिए था, उनके 5-6 आउट होने चाहिए थे, 3 आउट हुए थे 200 या 196 पे, और वो अच्छा स्कोर ले गए थे। यहाँ पे भी देखें 120 पे 4 टॉप प्लेयर्स उनके आउट हो गए, और शेहोब बाद में आउट हुआ, ग्रीव्स खेल रहे हैं अभी। तो मतलब ये है कि अगर ये 300 प्लस चले जाते हैं तो हमें 350 या 400 करने पड़ेंगे। वो थोड़ा सा हमारी बैटिंग फॉर्म को देखते हुए, हिस्ट्री देखते हुए 1 ईयर की,
लगता नहीं है कि हम इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि पिच में थोड़ा सेंटर से देखें अच्छा बाउंस, ऑकवर्ड बाउंस मिल रहा है वहाँ पे, जो कि किए थे, कुछ बॉल किए थे मोहम्मद अली ने किए, जो कि गए सर के ऊपर से या कहीं पे गए, जो कि शायद इवन बाउंस नहीं था। तो जिस तरह से हम आगे मैच में जाएंगे ये ऑकवर्ड बाउंस चलता चला जाएगा, 2 पेस पिच हो जाएगी, जो कि हमारे लिए आखिरी इनिंग्स थोड़ी सी मुश्किल होगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने कम रन बन सकें उस तरह से इनको खेलना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं, चेज हो जाए, ऑफ स्पिनर हैं, क्योंकि बॉल ड्यूक है ये बॉल अगर अच्छी जगह से पड़ के जाएगी शार्प ब्रेक होगी आगे जाके, और वेरिकन है उनके पास, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं। तो जितने ज़्यादा रन छोड़े से मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा रन हो गए, 300 से कम पे अगर आउट कर देते तो पाकिस्तान स्टिल मैच के अंदर रहेगा, अदरवाइज इससे ऊपर चला जाता है तो फिर मैच से बाहर हो जाएगा। So, Ahmed, what is your think? You know, if West Indies they cross 330 or 350, so they instantly become favorites to win. तो कल पाकिस्तान का क्या प्लान होना चाहिए and what do you predict for day 2? सबसे पहले तो प्रोएक्टिव आना पड़ेगा, रिएक्टिव कैप्टनसी नहीं करनी पड़ेगी, अच्छे प्लान अटैक करें आके, जिस तरह पहले दिन में पाकिस्तान हैज मिस्ड आउट फ्यू अपॉर्चुनिटीज, अटैकिंग कैप्टनसी नहीं हमें देखने के लिए मिली। होपफुली के वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड दिस इज व्हाट वी रिपीट एवरी टाइम, जब भी हम मिस्टेक करते हैं, बट इट्स ओके। मुझे लगता है कि 239 ऑलरेडी पहले दिन की पिच पे जिस तरह बीच के अंदर से ब्रेक हो रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ बैटर टू कोप विद। जब टर्न होने लग जाए बीच में से पहले दिन ही, तो उस पे 239 ऑलरेडी आपने ज्यादा करा दिया है 5 विकेट डाउन पे। जहां नॉर्मल पिच खेल रहा हो और पिच डिटीरिएट हो चौथे 5वें दिन, वहां पे 300 सवा 300 पहले दिन के अंदर अगर आप ओपोजिशन से करवा दें तो समझ आती है, मतलब 300 पहली इनिंग चली जाए। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी 240 ऑलमोस्ट करवा बैठा है, मेरे ख्याल से थोड़े से ज्यादा रन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान हैज टू प्ले लास्ट, डोंट फॉरगेट दैट। ये पिच अगर आप देखेंगे तो इसी तरह ब्रेक हो रहा है कि जहां पे नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप जाएंगे ना, तो 5वें दिन कहीं जाके इस तरह का बॉल ब्रेक होता है जिस तरह ये पहले दिन के अंदर ही हो रहा है। सो डोंट फॉरगेट कि ये स्कोर ऑलरेडी ज्यादा है इफ यू आस्क मी। उसके बाद ये है कि आपके जो बॉलर्स हैं, आप उबैद शाह की बात करते हैं, आप कहते हैं कि यही आकिब जवेद इन्हीं सब की बात कर रहे थे ना कि ये यंग टैलेंट है, ये 140 वाले बॉलर हैं। एक आधा बॉल 140 पे उन्होंने किया है, बाकी पहले स्पेल में वो 136-37 पे बॉल करते रहे हैं। फिर जैसे ही दूसरा स्पेल आया बिल्कुल फ्लैट नजर आए, वो भी 132-33 पे। यंग है, जवान है, सिर्फ 16 ही टेस्ट मैच खेले हैं, प्रिपेयर करके आप लाते नहीं है, कुछ को आप होल्ड कर लेते हैं, कुछ को आप ले आते हैं जो आप कहते हैं काम हो रहा है, और जब आके आप उसको इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल के ऊपर आपने एक ही स्पेल थोड़ी करना है कि नया बॉल आके कर लिए, तो डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे लंबा ग्राइंड है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग के आकिब जवेद साहब खुद फास्ट बॉलर है, और इतने ज्यादा कोचेस मिसबाउल हक है, सरफराज अहमद खुद एसोसिएट है, असर शफीक है, और वहाब रियाज मौजूद है। तो जब ये बॉलर्स को अब उतारेंगे तो हम यही समझ रहे थे कि यार एटलीस्ट इनको तो ये तगड़ा करके उतारेंगे, लेकिन पहले स्पेल के बाद जिस तरह फ्लैट नजर आए हैं आपके यंगस्टर भी, उबैद शाह भी, बड़ा मायूसी हुई मुझे देख के। इसलिए कहते हैं कि देखें, आप अच्छों में रहते हैं तो अच्छा बनते हैं, जिस तरह के लोगों में आप आते हैं, जिस तरह के टेन्योर में आप खेलते हैं, जिस तरह के ग्रुप में आप होते हैं, आप भी उन्हीं की रंग में रंग जाते हैं इवेंचुअली। सो यही और सारे प्लेयर्स के साथ भी हो रहा है, और इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है कि जिन प्लेयर्स की ये बातें कर रहे थे पिछले दिनों अवाम को, उन्होंने कहा था कि घबराना नहीं है, एक को तो देख के हम थोड़ा सा घबरा गए जब वो सेकंड स्पेल में आए। राशिद भाई, इस पे आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो अहमद बात कर रहे हैं, जब प्रेशर बिल्ड हो गया तो पाकिस्तान जो ब्रेक थ्रू के बाद एक इमीडिएट एक दूसरी विकेट क्यों नहीं ले सकता? लाइक व्हाट डू यू थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फील्ड प्लेसमेंट्स एंड या बॉलर्स? क्यों हम लोग वो क्यों नेक्स्ट विकेट इमीडिएटली नहीं ले सकते? फील्ड प्लेसमेंट ऐसी होती है कि हम सेफ खेल रहे होते हैं। जैसे अहमद ने पहले सेगमेंट में बात की थी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल ब्रेक हो रही है, लेकिन उसके लिए हम मिड ऑन की जगह लॉन्ग ऑन ले जाते हैं या मिड ऑफ की जगह लॉन्ग ऑफ ले जाते हैं, तो वो 1 रन बनाने लगते हैं। स्पिनर को किल करना है ना, उसकी बॉल पे 1 रन बनाओ, बस वो फिनिश हो जाता है। आप किसी भी स्पिनर से पूछ लें, वो ये बोलेगा यार मैं छक्का जो मारता है ना मुझे खुशी होती है। जहाँ अच्छा बैट्समैन आके 1-1 रन लेने लगता है ना, वो 1-1 करके 60 रन की पार्टनरशिप हो जाती है। तो वही गलती करती है। जब आप प्रेशर एक स्लिप पॉइंट ले लें या स्लिप ले लें, वो इतना प्रेशर नहीं होता।
जहाँ पे एक रन निकल रहा है ना वहाँ पे आप फील्डर फिक्स कर दें ये यहाँ पे। तो शायद जिस तरह से अली उस्मान की बॉलिंग हो रही थी, जब आपने फील्डर पीछे कर दिया उसकी लेंथ ही चेंज हो गई है। जब बॉलर की लेंथ चेंज हो गई, वो बैक फुट पे आके पॉइंट पे या बैक फुट पे आके मिड विकेट पे रन बनाने लगे, तो इसका मतलब है कि चेस के अगर रन आप वैगन व्हील देखते हैं तो सारे रन ऑन साइड पे उसने एक रन बनाए, शायद वो साजिद की बॉल पे बनाए या फास्ट बॉलर को बनाए, लेकिन आपने इतना मौका दिया क्यों? जब ऑन साइड पे रन बना रहे हैं इसका मतलब है चैनल ऑफ बॉलिंग आपका चैनल ही गलत था। जब चैनल गलत है तो आउट नहीं हो सकते, इसलिए 120 पे 4 करने के बाद 173 पे शायद 5वीं विकेट गिरी और 239 रन हो गए, कोई विकेट नहीं गिरी। इसमें आप ऐसी बात है, टेस्ट मैच प्लान से खेला जाता है, हर सेशन का होता है। जी जी। अब वो तुम्हारा ख्याल है अली उस्मान को और थोड़ी फ्लाइट से करानी चाहिए? देखिए उसका इशू जो है ना, वो बहुत वाइडर बॉलिंग करता है, अंडरकट बॉलर है, वो बीच से बॉलिंग नहीं करता। उसका आम बॉल ना जो भी पैड पे लगेगा वो मिसिंग लेग स्टंप होगा, क्योंकि एंगल उसका ऐसा बना हुआ है, उसको आना पड़ेगा बीच से। वो ऐसी पिचेस के लिए आइडियल बॉलर है, इसीलिए वो पाकिस्तानी पिचेस पे अच्छी बॉलिंग करते हुए 73 आउट करके वो गया है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेयर को बॉलिंग करते हैं तो जब एंगल चेंज होता है, वाइडर जाके आप बॉल करते हो तो कभी कभार तो बहुत खूबसूरत बॉल हो जाती है, लेकिन मोस्टली जैसे ही आपका शोल्डर थकता जाएगा तो वो बाइट और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बॉल जो नहीं होगी ना उस पर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि स्किट भी करेगा और वो ब्रेक भी करेगी। स्पेशली ड्यूक की बॉल कोकोपुरा में भी इतनी हेल्प ना करे। जब बॉल पुरानी होती जाएगी, जैसे अब हो गई 74 ओवर की हो गई है, तो नरम हो गई बॉल। अब पाकिस्तान कोशिश करेगा 6 ओवर और करे और न्यू बॉल ले और उसके बाद अटैक करे एक दफ़ा फिर। सिकंदर, you want to add something? नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस पर राशिद चाहे या अहमद चाहे कमेंट कर सकता है कि जो साजिद है वो भी थोड़ा ला के ज़रा तेज़ मैं देख रहा हूँ कि वो कोशिश करता है कि उनकी जो है ना गेंद, हमारे यहाँ बॉलर्स जो जिस तरह के हमने देखा हुआ है कि फ्लाइट के साथ इतना कम कर रहे हैं। और एंड डू यू थिंक वी आर मिसिंग अ रिस्ट स्पिनर हियर अहमद? जी, wrist spinner, so it's really important tool to have basically in longer format. यासिर शाह एक आखिरी wrist spinner आए थे टेस्ट के अंदर, जिन्होंने आके we played together, जो वाकई में थ्रेट थे एक। और वेस्ट इंडीज जब लास्ट टाइम हम सीरीज भी जीते थे, आपको याद होगा वो फेमस जो आउट हुए थे गैब्रिएल उन्होंने मारी थी, और यासिर शाह की बड़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी वही तमाम चीजें हुई जो बाकियों के साथ हुई है, उसको भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और नाराज कर दिया गया। एनीवेज, रिस्ट स्पिनर इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जहां तक आप अली उस्मान की बात करें, देखिए पहला मैच है, जिस तरह मैंने बताया है कि पता लगेगा कि कितनी फिटनेस है, कितना थक रहा है, कब छोड़ रहा है, कब कर रहा है। थोड़ा सा उसको मेरा ख्याल से जितनी मैंने थोड़ी बहुत देखी है, बीच में उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जेन्युइनली ठीक बात कर रहे हैं कि फिटनेस के मसाइल उसको आएंगे, या जो उसकी फिटनेस लग रही है उसके नजर आ रहे हैं कि थोड़े बहुत जैसे जैसे थकता जाएगा वैसे, और सही कहा राशिद भाई ने कि बॉल पुराना होता जाएगा तो वो जो बाइट है उसकी बॉल के अंदर वो कम होगी और इजीली मैनेज हो जाएगा। और फिर क्यों ना आप देखें ना कि जिस तरह भी राशिद भाई बोल रहे थे कि कोई भी अच्छा स्पिनर हो उसको ऊपर से वो जब कोई मारने चाहता है तो वो खुश होता है, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप पिछले मैच की, इस मैच की नहीं, पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, जैसे अली उस्मान बॉलिंग करने आए और उनको एक निकल के मारी, जो कि एज अ बैट्समैन उन्होंने रिस्क लिया, थोड़ा सा भी टर्न होता या मिस की होता तो विकेट के चांस थे। साथ ही सलमान अली आगा ने स्लिप से पीछे आवाज लगाई, ओए भाई नु पीछे ले जा, ठीक, मिड ऑफ को पीछे ले। अब ये बातें गलत हैं कि आप वाइस कप्तान हैं, चीजें आप पीछे से डिक्टेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में यही नहीं पता है कि कप्तान कौन होता है, और कभी रिजवान कुछ कह रहे होते हैं, बाबर वो कर लेते हैं, पहले शान भी ऐसे ही करते हैं, फिर आगा कुछ कहते हैं, शान ऐसा कर लेते हैं, बाबर करें, तो फिर कप्तान का आप कभी भी एक अच्छी कप्तानी या मोटिवेट करते ही नहीं है बॉलर को। जैसे ही 2 चौके पड़ जाते हैं ना, 2 चौके, कप्तान मुंह बना लेता है बॉलर से। ऐसा नहीं होता है, आपको चौके भी पड़ते हैं, लेकिन आपको एक स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए बॉलर को अपने, कि यार वो अपनी फील्डिंग खुद चुने, ना कि आप पीछे से खड़े होके इस तरह की बातें लगाएं कि यार पीछे ले जाए। तो कोई एक चीज नहीं है फातिमा कि जिसको एड्रेस करना है, और ये एड्रेस मैनेजमेंट करती है, वो लोग करते हैं जो कैंप्स लगा रहे हैं, 45-45 दिन के कैंप लगे हैं, वो लोग जो एसोसिएट हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट, आई थिंक जिस तरह बाकी का सिस्टम क्लैप्स हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट का भी अब आगे कहते हैं कि ये सिस्टम क्लैप हो गए। सो वेस्ट इंडीज ने वी डिडंट, बॉलर्स डिड नॉट लेट देम डोमिनेट अस, मगर ये है कि उन्हें
किया और फिर उन्होंने कैश किया। सो लेट्स सी आज का डे 2 कैसे होगा। आप आई नो लेट नाइट मैचेस है मगर डोंट वरी, वी आर वाचिंग द मैचेस फॉर यू ताकि हम लोग सब अपनी एनालिसिस करें। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।